रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन हो गई है। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी एम ओवर आई एम, और जो एंगल होगा बेसिकली वो थीटा वी माइनस थीटा आई होगा। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर मैनिपुलेशन है, ये आपको पता नहीं चाहिए। एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, इसको अब आप जी एम कह लें, चलें, या खाली जी कह दें, मगर बुक में खाली जी लिखा हुआ है, जी एम कह दें चलें। और ये थीटा जी हो गया, जी एम हो गया वी एम और आई एम जो एम्पलीट्यूड है, और थीटा जी जो है वो दोनों के फेज का डिफरेंस हो गया, थीटा वी माइनस थीटा। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो जो जी है बेसिकली वो बेसिकली साइनोसाइड जरूरी नहीं है कि हो, बल्कि वो नहीं होता। वी एम और आई एम अगर है साइनोसाइड, तो जो जी है बेसिकली बेसिकली वो excuse me, इससे ज्वाइन करेंगे सही। तो जी जो है बेसिकली वो फेजर नहीं होता, क्योंकि फेजर जो है वो बेसिकली इट इज डिफाइंड थ्रू साइनोसाइडल साइनोसाइडल फंक्शन, और जी जो है वो अमूमन साइनोसाइडल फंक्शन नहीं होता। इसलिए अब जी जो है इम्पिटेंस जो है वो फेजर नहीं होता बहरहाल, लेकिन वोल्टेज और करंट जो है बेसिकली वो फेजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। बहरहाल लेकिन जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जाहिर बात है, इसका रियल पार्ट हो सकता है, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो हो सकता है। तो जो बुक में नोटेशन यूज की हुई है बेसिकली, एक स्टूडेंट सब साथ साथ प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, तो बुक में नोटेशन उसने यूज की हुई है आर प्लस जे ओमेगा की। ये किसी ने हैंड रेज की है, उसने की है, नो वन। ओके, तो क्योंकि जी अब हमने स्टैब्लिश कर लिया है, जी जो है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जाहिर बात है उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अब क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन गया, मैं अब इसको हटा देता हूँ। तो जी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा प्लस जे एक्स ऑफ ओमेगा। इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको आर ऑफ ओमेगा और एक्स ऑफ ओमेगा से डिनोट किया जाए रिस्पेक्टिवली। ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल इमेजिनरी। ठीक है, ओमेगा और ये रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ये दोनों फंक्शंस ऑफ ओमेगा है। ओमेगा याद रखना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। साइनसॉइडल फंक्शन में ये साइनसॉइडल फंक्शन वाला ओमेगा है, और इसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों फंक्शंस ऑफ ओमेगा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिर आ, अच्छा, अब बेसिकली वो जो हमने अभी नोटेशन यूज की थी सी एम और थीटा जी की, बेसिकली वो और इन दोनों को इक्वेट करें तो बेसिकली जी एम थीटा जी विल बी इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा, आर प्लस जे एक्स। बेसिकली ये बेसिकली वही नोटेशन है, ये वो फेजेस के थ्रू हमारे पास आया था रिजल्ट, और ये वैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बहरहाल दोनों में रिलेशनशिप बेसिकली ये गिवन हो तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फॉर्म गिवन हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म गिवन हो तो पोलर फॉर्म है, तो आप आइदर फॉर्मूला लगा के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो आप दोबारा वापस जाना जा सकते हैं। अब ये सारा पोलर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जाने की जरूरत नहीं, जो कहीं आपको सब चीज़ों को बता दें। उसमें अब ये इक्विवेलेंस, जाहिर बात है, इक्विवेलेंस अगर आपने इन दोनों में एस्टैब्लिश करनी है तो जाहिर बात है जी एम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है जी। और जो थीटा जी होगा वो होगा tan इनवर्स एक्स ओवर आर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उसके बरक्स अगर आपने, अब ये तो बेसिकली आपको बताता है कि इस रिप्रेजेंटेशन से इस रिप्रेजेंटेशन पे कैसे जाना है, लेकिन अगर आपने इस रिप्रेजेंटेशन से इस रिप्रेजेंटेशन पे जाना है, उसका फिर ये है, उसके लिए आर विल बी इक्वल टू जी एम कॉस थीटा जी, और एक्स जो है उसमें साइन आ जाएगा जी एम साइन थीटा जी। तो बहरहाल ये है कि अगर आप इफ यू गो वांट टू गो फ्रॉम दिस टू दिस या फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, तो ये तो हो गया इम्पिडेंस का। और फिर हमने पिछली बार क्या कहते हैं, कुछ जो पैसिव सर्किट एलिमेंट्स थे उनकी हमने इम्पिडेंस भी देखी थी। उसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज बस करा रहा हूँ ताकि ये हो जाए कि अगर हमारा ये जो दो ये ये जो एसी सर्किट है, उसको हमने सिर्फ एसी सर्किट से डिनोट किया था। यहाँ अगर रजिस्टर हो हमारे पास, ठीक है, प्लस माइनस वी एम और थीटा जी थीटा वी, और ये करंट आई एम थीटा आई, तो हमने कहा था कि यहाँ अगर रजिस्टर हो तो impedance looking into these two terminals Z will be simply equal to R। लेकिन यहाँ अगर रेजिस्टर के बजाय लेट्स से इंडक्टर हो, then Z will be equal to J ओमेगा L। और अगर इंडक्टर की जगह कैपेसिटर हो, कैपेसिटर C, तो फिर जो इम्पिडेंस होगा लुकिंग इनटू दीज टू टर्मिनल्स वो होगा 1 over J omega C, which can also be written as minus J 1 over omega C। ये हमने पिछली बार इम्पिडेंस देखी थी। अच्छा, अब इसको अब ये चूंकि हमने वो आर प्लस जे एक्स वाली फॉर्म हम पीछे देखी है जनरल इम्पिडेंस की, उसके साथ कंपेयर किया जाए तो जो रजिस्टर की इम्पिडेंस है उसमें ज़ाहिर बात है कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। जो इंडक्टर की इम्पिडेंस है उसमें रजिस्टर पार्ट जीरो, बिकॉज यू कैन राइट दिस एज 0 प्लस जे ओमेगा एल। यू कैन इजीली सी कि इंडक्टर के केस में जो एक्स है वो ओमेगा एल है, और कैपेसिटर के केस में भी आर जीरो है, और जो इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली वो -1 ओवर ओमेगा सी। ये थोड़ा सा कंपैरिजन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात जो अगेन मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ कि ये जो भी इम्पिडेंस, जब हम इम्पिडेंस को लिखते हैं ऐसे Z इज इक्वल टू V फेजर, अभी फेजर में बोल्ड में लिख रहा हूँ, ओवर करंट फेजर, तो इसमें पैसिव साइन कन्वेंशन जो है ये V और I दे आर रिलेटेड थ्रू द पैसिव साइन कन्वेंशन, व्हिच मींस बेसिकली अगर ये V फेजर की पोलैरिटी ये है और करंट फेजर की डायरेक्शन ये है, देन Z विल बी इक्वल टू V ओवर I। लेकिन अगर करंट फेजर की डायरेक्शन लेट्स से अगर आप ये कर देते हैं, ठीक है, देन Z वुड बी इक्वल टू V ओवर माइनस I। माइनस जो है वो करंट फेजर के साथ आएगा बेसिकली। तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा, फिर आपको बताता हूँ इसमें थोड़ा सा एक सटल सा पॉइंट। तो मतलब कि ये V और ये जो करंट जो जहां आप लिखेंगे Z को डिफाइन करने के लिए, दे विल बी रिलेटेड टू पैसिव साइन कन्वेंशन। उनके जो साइन होंगे वो पैसिव साइन कन्वेंशन डिक्टेट करेगी। लेकिन जो इम्पिडेंस Z है बेसिकली उसका आंसर सेम आएगा। मतलब कहने के बेसिकली मेरा मतलब ये है कि इट डजेंट मैटर कि जो करंट फेजर है उसकी डायरेक्शन ये हो या
या ये हो, ठीक है, दोनों केसेस में जी सेम होगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो जी है बेसिकली वो एज सच करंट या वोल्टेज की पोलैरिटी उसको डिक्टेट नहीं करती। करंट वोल्टेज की पोलैरिटी जो है बेसिकली वो तो वो पैसिव साइन कन्वेंशन की वजह से उसका साइन चेंज होगा ना, लेकिन जी जो है वो वही रहेगा, जो इम्पिटेंस है बेसिकली वो चेंज नहीं होगा। इस केस में आई के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इस केस में आई के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो जी है उसका आंसर सेम रहेगा, जी सेम होगा, जी चेंज नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। जी जो है उसका उसका साइन से कोई ताल्लुक नहीं है, साइन का ताल्लुक सिर्फ वोल्टेज और करंट के साथ, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद है, क्योंकि आप ये भी तो किया जा सकता है ना कि आप माइनस साइन इसके साथ ले आए और इस पूरे को जी कह दें और वी ओवर आई कर दें, नहीं, वो फिर वी ओवर आई इस केस में फिर इम्पिटेंस नहीं होगा, वो माइनस ऑफ इम्पिटेंस होगा, बस ये बात याद रखें। बहरहाल, अच्छा, इसी तरह अब हम आते हैं एक्चुअल जो सर्किट एनालिसिस होते हैं एसी, क्या कहते हैं, सर्किट्स के अंदर, इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें आइडेंटिकल हैं टू व्हाट वी डिस्कस इन द डीसी सर्किट एनालिसिस, में कुछ भी फ्रॉम स्क्रैच डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का बेसिकली मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे जो सबसे पहला बेसिक चीज़ें हमने डीसी सर्किट एनालिसिस में डिस्कस की थी वो ये की थी कि अगर रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। ये इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इम्पिडेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है तो सवाल पूछा जा सकता है कि उनकी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस क्या होगी। तो मिसाल के तौर पे सपोज ये दो टर्मिनल्स हैं और इन दो टर्मिनल्स के अंदर कुछ सर्किट एलिमेंट्स हैं जो इस तरह आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसकी लेट से इम्पिडेंस Z1 है, इसकी इम्पिडेंस Z2, Z3, Z4 और आगे जितना भी बार इसको Zn तक ले Zn-1, Zn-2, ठीक है। n सर्किट एलिमेंट्स हैं, हर एक की अपनी इम्पिडेंस है, ठीक है कि नहीं। और आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट इम्पिडेंस सीन फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स। इक्विवेलेंट इम्पिडेंस सीन फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स, उसको अगर आप Z कह दें तो Z विल बी द सम ऑफ दीज इम्पिडेंसेस, जस्ट लाइक इन डीसी सर्किट्स। तो जब जो रेजिस्टर थे वो सीरीज में कनेक्टेड थे तो उनकी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस थी दैट इट वाज सिंपली द सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस होगी ZEQ इसे कह दें, दैट इक्विवेलेंट या क्या बुक में डिनोट किया हुआ है ZS से, चलो हम ZS से डिनोट करते हैं टू बी कंसिस्टेंट विद द बुक। ZS will be the sum of these impedances, Z1 plus Z2 plus Z3 and so on till you reach Zn, as simple as that। इसका प्रूफ में जाने की हमें जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ जो है बिल्कुल इट इज वेरी आइडेंटिकल टू द प्रूफ ऑफ क्या कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या कहते हैं प्रूफ में बहरहाल हमें जाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगर हमारे पास इम्पिडेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो ये हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं और हमारे पास इम्पिडेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, इस तरह। Z1, Z2 up to Zn, यहाँ हमारे पास सीन इंटू दीज टू टर्मिनल हमारे पास इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है, ठीक है, इसको आप Zp कह दें। तो वही जिस तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में था 1 over Zp is equal to 1 over Z1 plus 1 over Z2 and so on till you reach 1 over Zn, that's it, as simple as that, ठीक है। बिल्कुल वो डीसी सर्किट एनालिसिस की तरह। इम्पिडेंसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड है add them up, if they're connected in parallel then this is what you have। और जैसे मैंने आपको बताया था और एंड में हम वो डिस्कस करेंगे भी कि वो सर्किट एनालिसिस टेक्निक जितनी भी हमने डीसी सर्किट्स के अंदर पढ़ी थी वो बिल्कुल एज इट इज यहाँ भी एसी सर्किट में भी अप्लाई हो जाएगी।
सिर्फ फर्क ये कि इसी सर्किट के अंदर अब हम फेजर्स से डील कर रहे हैं। वोल्टेज फेजर होगा, करंट फेजर होगा और इम्पीडेंसेस होगा। बाकी वो नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, उनकी जो उनकी जैसी वो टेक्निक डीसी में थी बिल्कुल वैसे ही उनको अप्लाई करना है एसी के लिए। एज इट इज ओहम्स लॉ, पैसिव साइन कन्वेंशन, वो बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह डीसी के अंदर कोई फर्क नहीं। सिर्फ फर्क ये कि यू विल बी डीलिंग विद वोल्टेज फेजर्स, करंट फेजर्स एंड इम्पीडेंसेस एंड कंडक्ट एंड हाँ, तो ये बस ये फर्क है और इसमें कुछ नहीं। इम्पीडेंस भी होगा, कंडक्टेंस भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे ये थोड़ी सी चीजें और बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छी एग्जाम्पल है, काफी एब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब कंक्रीट एग्जाम्पल की देख लेते हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल है कि आपकी बुक में दी हुई है 8.9, अच्छी एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंपल सिंगल लूप सर्किट दिया हुआ है। पहले मैं डिस्कशन सिंपल सर्किट पे कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कल होपफुली हम वो प्रॉपर जो एनालिसिस है, लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन इक्विवेलेंट, इन सब के एक एक केसेस बारी बारी हम देखेंगे। अच्छा, प्लस माइनस एक बस एक्स्ट्रा मेकअप क्लास जो है ना मुझे लगता है करनी पड़ेगी। रैप दिस अप। आर की वैल्यू दी हुई है 25 ओम, एल है 20, एंड दिस इज द करंट आई। वोल्टेज की पोलैरिटी भी हमें पता है। जो वोल्टेज वी टी है उसका जो एक्सप्रेशन है वो है 50 कॉस ओमेगा टी प्लस 30। ये वोल्टेज है और जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली एफ, एफ जो है बेसिकली नॉट ओमेगा, एफ, एफ इज 60 हर्ट्ज। इसमें हमने बेसिकली करंट का एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी निकालनी है और जो करंट आई टी है वो भी निकालना है। ठीक है, अच्छा अब वैसे तो ये सारा कुछ टाइम डोमेन में हमें एक्चुअल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, लेकिन अगेन चूंकि साइनसॉइडल फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है तो हम इस पूरे को सर्किट डायग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वॉल्विंग फेजर्स। ठीक है, तो वोल्टेज फेजर आ जाएगा, करंट फेजर भी आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, और जो पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हैं उनको हम उनकी इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो इसी सर्किट में होता ये है कि जो रेजिस्टर्स हैं उनको आप उनकी इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देते हैं, इंडक्टर्स को आप भी उनकी कोरिस्पॉन्डिंग इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देते हैं और कैपेसिटर को भी आप उसकी कोरिस्पॉन्डिंग इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देते हैं। हमने अभी कहा था कि एसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर है उसकी इम्पिडेंस होती है आर इटसेल्फ, द रेजिस्टेंस। जो इंडक्टर है उसकी जो इम्पिडेंस होती है वो होती है जे ओमेगा एल, और जो कैपेसिटर है उसकी इम्पिडेंस होती है 1/j ओमेगा सी, या क्या कहते हैं -j/ओमेगा सी। ये हम ये जितने भी हैं तीनों सर्किट एलिमेंट्स इनको इनकी इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे। एसी सर्किट के अंदर दोबारा सुन ले, रेजिस्टर को वो आर ही रहता है, इंडक्टर जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं जे ओमेगा एल इम्पिडेंस से, और कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं -j/ओमेगा सी इम्पिडेंस से। तो और ये जो साइनसॉइडल वोल्टेज है इसको हम वोल्टेज को इसके वोल्टेज फेजर से रिप्लेस कर देंगे। देखें इस वोल्टेज में इसका एम्पलीट्यूड 50 है और इसका जो फेज है बेसिकली वो 30 है। ठीक है, तो हम वोल्टेज को फिर उसके फेजर से रिप्लेस कर देंगे। फेजर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आती है, फेज की इंफॉर्मेशन आती है और एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो जो वोल्टेज फेजर होगा वी, वी विद द बोल्ड, इट विल बी 50 और आगे जो एंगल होगा बेसिकली वो होगा 30, 30 कह दें या π/6 कह दें, अभी चले 30 रखते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज फेजर हो गया। जो करंट फेजर है बेसिकली वो भी वो हमें मिल जाएगा इवेंचुअली, वो भी हम देखते हैं, वो मिल जाएगा। जो पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हैं उनको हम
उनके इम्पिडेंसेस से रिप्लेस कर देंगे। तो जो आर है बेसिकली उसको हम Z1 कह देते हैं, एंड Z1 इज इक्वल टू आर। जो इंडक्टर है उसको J ओमेगा L कर देते हैं, उसको Z2 कह देते हैं, Z2 J ओमेगा L। और कैपेसिटर जो है बेसिकली जो कि है क्या कहते हैं, ये है 50 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा माइनस J ओवर ओमेगा C। अब J ओमेगा L जो इंडक्टेंस है बेसिकली वो हो जाएगी J ओमेगा इंटू 20 मिली हेनरी है। तो बार कंप्यूट करते हैं बार। अच्छा अच्छा, अब एफ अगर हमें 60 हर्ट्ज गिवन है तो वहां से ओमेगा हमारे पास आ सकता है, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो अगर ये एफ अगर हमें गिवन हो, ओमेगा चूंकि 2 पाई एफ के इक्वल होता है, तो वहां से आगे उस ओमेगा की वैल्यू आ सकती है। इसको हम बैक पेज पे कर लेते हैं। तो ओमेगा जो है वो तो हो जाएगा 2 पाई एफ, विच विल बी 2 पाई इंटू 60। तो 60 हर्ट्ज हमें एफ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास अगर आ जाए, फिर वो इम्पिडेंसेस जो हैं वो भी आराम से निकले। ठीक है, तो Z1 या ZR, एग्जाम्पल में से ZR से डिनोट किया तो वही हम करते हैं, वो 25 ओम है। ZL जो है इंडक्टेंस इम्पिडेंस ऑफ द इंडक्टर, इसमें ज्यादा वो J ओमेगा L है, और वो होगा J ओमेगा की जगह ये 2 पाई इंटू 60, तो 2 पाई 60। और L जो है वो इंडक्टेंस हेनरी में 20 मिली हेनरी की बने, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये आंसर आता है J 7 पॉइंट J 7.54 ओम। अच्छा, इम्पिडेंसेस जितनी भी हैं, चाहे वो रेजिस्टर की हो, इंडक्टर की हो या कैपेसिटर की हो, इम्पिडेंस का यूनिट ओम ही होता है। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। तो इस तरह इम्पिडेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो है माइनस J ओवर ओमेगा C। वो हो जाएगा जी माइनस J ओवर 2 पाई 60 इंटू कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरड है, तो वो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁶। इवेंचुअली ये आंसर आ रहा है माइनस J 53.05। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। वंस वी हैव दीज वैल्यूज, अब हम एक नई सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिसमें वोल्टेज, करंट फेजेस और इम्पीडेंसेस हों। तो हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है नई, वो ये है। ये वोल्टेज फेजर आ गया यूं, इधर ये हमारे पास आ गई ZR, देन वी हैव ZL, देन वी हैव ZC, और ये करंट फेजर आ गया बोल्ड कैपिटल। ठीक है ना। अच्छा, अब करंट निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, क्योंकि अभी तक हमने केवीएल अप्लाई नहीं किया, तो अभी हम ये करते हैं कि करंट निकालने के लिए हम इन तीनों जो इम्पिडेंसेस हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, इनकी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो फिर कैसा होगा, उसमें ये हो गया वोल्टेज फेजर, ये हो गया करंट फेजर, और एक हमारे पास इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ZS आ गई। ठीक है, तो अब ये इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जब ZS आ जाती है, तो अब फिर इसमें ZS में और वोल्टेज और करंट फेजर में जो रिलेशनशिप है, दैट कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू ओहम्स लॉ। ठीक है, तो और अगर हम ये ज्यूम कर लें कि जीएस की जो वोल्टेज पोलैरिटी है प्लस माइनस वो यही है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज पोलैरिटी है, तो क्या कहते हैं फिर वी आई और जी एस दे विल बी रिलेटेड थ्रू वोल्टेज फेजर इज इक्वल टू करंट फेजर टाइम्स द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जीएस। ठीक है, बाय ओहम्स लॉ, क्योंकि वो करंट जो है वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, और जो जीएस के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज द सेम एज वोल्टेज वी, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है और बीच में कोई और सर्किट एलिमेंट भी नहीं है, ये परफेक्ट कंडक्टर्स हैं। तो इसलिए वैसे तो ये वी एस होनी चाहिए, लेकिन वी एस जो कि वी के इक्वल भी है। और फेजर्स की बात हो रही है, सारा कुछ फेजर्स के लेवल पे हो रहा है, ये सब चीजें फेजर्स के लेवल पे भी अप्लाई होती है। ओहम्स लॉ, पैसिव साइन कन्वेंशन, केसीएल, केवीएल, एवरीथिंग जिस तरह डीसी में थी उसी तरह अप्लाई होगी फेजर्स के लेवल के ऊपर, फेजर्स और इम्पिडेंसेस के लेवल के ऊपर।
बस। तो जो भी आपका एसी सर्किट है उसको आपने वोल्टेज, करंट फेजर और इम्पिडेंसेस में जब चेंज कर दिया, उसके बाद वो जितनी भी टेक्निक्स आपने पहले पढ़ी हुई है, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, टच साइन कन्वेंशन, ओहम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, वो सब एज इट इज अप्लाई। ये फायदा है इसका। बहरहाल तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, तो जो करंट फेजर है, करंट फेजर आई, दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज फेजर डिवाइडेड बाय दिस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ds। ठीक है, तो वोल्टेज फेजर भी हमें गिवन है और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आप बड़े आप बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगी इन तीन इम्पीडेंस की इन सीरीज, वो इन तीनों का सम होगा। तो ZS will simply be equal to ZR plus ZL and plus ZC। ठीक है, तो वो जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हमारे पास आती है, इन तीनों को बस आप ऐड अप कर दें, जो पीछे मैंने एक्सप्रेशन हमने भी निकाले थे, वो आती है 25 माइनस J 45.51 ओहम, 45.51 ओहम। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों। अभी चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, आप बाद में देख लीजिए। तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जीएस आ रही है 25 माइनस J 45.51 ओहम। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम ये आई निकालने के लिए वोल्टेज फेजर को इस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस से डिवाइड करें। तो करंट फेजर विल बी वोल्टेज फेजर ओवर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। वोल्टेज फेजर जो हमारे पास है वो है 50 और फेज है 30 डिवाइडेड बाय जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हमारे पास आई है वो आई है 25 माइनस J 45.1। इसको भी अगर आप वो आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, मतलब एम्पलीट्यूड और फेज वाली फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 50 एंगल 30 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 51.93 और एंगल है -61.22। ये वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको। एंड दिस कैन बी डन इजीली, ये भी पोलर फॉर्म है, ये भी पोलर फॉर्म है, दिस कैन बी इजीली डन हैंडल। ये आ जाएगा 0.96 और एंगल आ जाएगा 91.22। दिस इज योर करंट फेजर एंड दिस इज अ साइनसॉइडल फंक्शन। ये इसे फिर आपके पास साइनसॉइडल फंक्शन खुद ही आ जाएगा बेसिकली। इसका जो रियल पार्ट होगा वो आपका एक्चुअल करंट का एक्सप्रेशन होगा। इसका रियल पार्ट क्यों करंट का एक्सप्रेशन होगा? क्योंकि जो वोल्टेज फेजर है उसका जो रियल पार्ट है वो एक्चुअल वोल्टेज है। तो देखिए ना, वोल्टेज फेजर 50, ये जो 50 एंगल 30 है बेसिकली, ये तो ये है ना 50 e⁻j30। ठीक है, विच इज एक्चुअली, हाँ, और ये फेजर जिस क्या कहते हैं उसमें से आया है, जिस वो कॉम्प्लेक्स वोल्टेज से आया है बेसिकली, वो ये है 50 इंटू e⁻j⍵t+30। एक्चुअल तो फोर्सिंग फंक्शन था ना, हमने उसमें से सिर्फ फेज और एम्पलीट्यूड निकाल के वोल्टेज फेजर बना दिया था। वंस यू हैव क्या कहते हैं, अगर ये वोल्टेज फेजर है तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स टाइम वेरिंग फंक्शन है वो ये है बेसिकली, और इसका जो रियल पार्ट है वो एक्चुअल वोल्टेज सोर्स है जो सर्किट में दी हुई है। तो इसी वजह से जब आपके पास करंट फेजर आ जाता है तो करंट फेजर से पहले आप एक्चुअल टाइम फंक्शन है करंट का वो निकालेंगे और उसका फिर रियल पार्ट निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर करंट फेजर ये आया है, इसका मतलब है कि जो आपका टाइम वेरिंग जो करंट का कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बेसिकली वो ये होगा 0.96 इंटू e⁻j⍵t और ये प्लस 91.22, मतलब हाँ प्लस 91.22। इसका जो फिर जो रियल पार्ट है बेसिकली वो फिर आपका आंसर होगा, सॉरी वो फिर आपका आंसर होगा। एंड बेसिकली वो फिर क्या होगा, अब इस पूरे का रियल पार्ट क्या होगा, वो होगा 0.96 इंटू कॉस ऑफ ⍵t प्लस 91.22। ये बेसिकली आपका करंट का एक्सप्रेशन एक्चुअल सर्किट का। तो जब आपके पास फेजर आ जाए करंट का या वोल्टेज का, तो उसको पहले आप कन्वर्ट करो उसका एक्चुअल जो कॉम्प्लेक्स टाइम वेरिंग फंक्शन है और उसका फिर रियल पार्ट ले लो, वो आपका आंसर है। दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, इसी एग्जांपल के अंदर उसने कहा कि ये सारा स्टेप्स आप रिपीट करें व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज।
पहले उसने फ्रीक्वेंसी जो थी वो 60 हर्ट्ज दी हुई थी, दूसरे पार्ट वो कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज। तो वो आप क्या कहते हैं, उससे सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि जो इम्पिडेंसेस हैं क्या कहते हैं वो चेंज होंगी, और क्या कहते हैं इम्पिडेंस चेंज होगी, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस चेंज होगी, तो सारी बात है फिर वो जो करंट फेजर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस एक्चुअली चेंज होगी। ये वैसे इसमें देखने वाली बात है कि अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज चली जाए तो ये देखना वैसे इंटरेस्टिंग होगा कि करंट फिगर कैसे चेंज होता है। बहरहाल ये यू फिगर दिस आउट ऑन योर ओन। फिर 400 हर्ट्ज में फिर आप ये सारा प्रोसेस रिपीट करना है और फिर देखना है कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या आती है और करंट फेजर क्या आता है। ये जरा देखिए, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहते हैं डीसी सर्किट्स के अंदर हमने कंडक्टेंस जो है बेसिकली वो पढ़ी थी। तो और हमने ये देखा था कि जो कंडक्टेंस थी इट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस का जिसको आप एडमिटेंस कहते हैं। तो एडमिटेंस जो है, एडमिटेंस, इसको आप वाई से डिनोट करते हैं। एडमिटेंस बेसिकली इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस 1/z, दैट्स इट। और चूंकि z जो है वो वोल्टेज फेजर ओवर करंट फेजर है, तो एडमिटेंस जो 1/z है वो हो जाएगा करंट फेजर ओवर वोल्टेज फेजर, ठीक है। जो एडमिटेंस है इसके यूनिट सीमेंस के हैं, ठीक है। यूनिट्स सीमेंस है, SEIMENS, ठीक है। एंड दिस इज सिमिलर टू कंडक्टेंस इन रेजिस्टिव सर्किट्स। हमने वो कहा था ना कि कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ एडमिटेंस जो है बाय will be the reciprocal of impedance, and it will be current phasor over voltage phasor just because it's a reciprocal of impedance। अब जिस तरह z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एडमिटेंस y भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और y जो है उसको भी अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसका भी आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा ym, उसका फेज मिल जाएगा थीटा y। इस तरह zm थीटा z था, इस तरह ym थीटा y, ठीक है। और इसको भी आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह हमने वो इम्पिडेंस जी की रेक्टेंगुलर फॉर्म देखी थी R प्लस जे एक्स। इस तरह जो एडमिटेंस है उसकी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, यू कैन कॉल इट G प्लस जे बी। इसमें जो रियल पार्ट है वो कहलाता है कंडक्टेंस, और ये है बेसिकली ये कहलाता है ससेप्टेंस। जब उसमें मुझे बाय द वे याद आ गया कि वो जो जी के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनके भी नाम है, चलिए मैं बताता हूँ। ससेप्टेंस हो गया, बार बुक में दिया हुआ, याद देख लीजिए। जी के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली ये तो रेजिस्टेंस ही है, ये एक्स जो है इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, रिएक्टेंस, ये बात याद है। ये रेजिस्टेंस है, एक्स जो है फॉर जी ये कहलाता है रिएक्टेंस, REACTANCE, रिएक्टेंस, ठीक है। बराबर। तो एडमिटेंस ऐसे जिसमें जो रियल पार्ट है वो कंडक्टेंस होगा, इमेजिनरी पार्ट ससेप्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वाई में और जी में, हम कह सकते हैं G प्लस जे बी इक्वल टू 1/R प्लस जे एक्स, ठीक है। अब यूजिंग दिस रिलेशनशिप हम ये जी बी और आर एक्स इनमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसको अगर आप वो क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन वाले प्रोसेस, इसमें ये जो राइट हैंड साइड है इसको अगर मैं आर माइनस जी एक्स और तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो जो नीचे वाला पार्ट है ये तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना बेसिकली, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो उनको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो बेसिकली ये राइट हैंड साइड बन जाएगी आर माइनस
gx over r square plus x square. This can be further written as r over r square plus x square और प्लस कह देते हैं प्लस जे और ब्रैकेट में माइनस एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर आप इक्वेट करें, यू कैन इजीली सी कि जो जी है दैट विल बी इक्वल टू आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और जो बी है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आपने अगर आर और एक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ जी एंड बी, बड़े आराम से हो सकता है। उसमें आप ये कह दें जी कि आर प्लस जे एक्स जो है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर रेसिप्रोकल ऑफ जे प्लस जी बी। और अब इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मतलब जे जी माइनस जे बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इजीली सी ये आ जाएगा जी ओवर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस जे माइनस बी ओवर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। इसको अगर आप कंपेरिजन करें तो आर जो वो आ जाता है जी ओवर जे जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के और एक्स आ जाता है माइनस बी ओवर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप ये देखें कि अगर जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं बेसिकली क्या कहते हैं वो अगर जीरो हो, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। अच्छा, अगर आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है ना, इसका बेसिकली मतलब है कि कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इमेजिनरी पार्ट इसलिए नहीं होगा अगर आप गौर करें कि जो आपका होता है ना रेजिस्टर, उसकी इम्पिडेंस भी आ रही होती है, लेकिन अगर कैपेसिटर या इंडक्टर्स इन्वॉल्व हो जाए तो उनकी इम्पिडेंस में आयोटा आता है, जे आता है। जो रेजिस्टर है उसकी इम्पिडेंस में जे नहीं आता। तो अगर जो ओवरऑल इम्पिडेंस में अगर आपको इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है ओवरऑल इम्पिडेंस में, तो आप बड़े आराम से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आपने जिस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन की भी ओवरऑल इम्पिडेंस निकाली है, इसमें ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं होगा, इसमें इंडक्टर्स या कैपेसिटर्स होंगे, क्योंकि वो इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स की मौजूदगी से ही ओवरऑल इम्पिडेंस है उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होता है। जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो उसका अगर इम्पिडेंस निकालेंगे तो वो सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा आंसर, उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो इसमें अगर आप इस रिलेशनशिप को देखें, अगर इनमें इमेजिनरी पार्ट्स को अगर आप जीरो कर दें मिसाल के तौर पर, मतलब कि इम्पिडेंस के केस में एक्स अगर जीरो हो और एडमिटेंस के केस में अगर बी जीरो हो, तो आप ये देख लें कि आर जो है दैट विल बी इट विल बी सिंपली इक्वल टू, क्योंकि अभी इस केस में तो आर इसके इक्वल है ना जी ओवर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और अगर मैं क्या कहते हैं एक्स को और बी को जीरो कर दूं तो आर क्या बन जाएगा, आर विल बी इक्वल टू जी ओवर जी स्क्वायर विच इज 1 ओवर जी, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस इन द डीसी केस। जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। इसी तरह जो प्योरली रिएक्टिव सर्किट है, जो प्योरली रिएक्टिव सर्किट वो होता है जिसमें रियल पार्ट जीरो हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो। अगर आप प्योरली रिएक्टिव सर्किट लेते हैं उसमें क्या होगा, प्योरली रिएक्टिव सर्किट के अंदर आर जीरो और जी जीरो होगा। ठीक है, उसमें फिर जो क्या कहते हैं जो एक्स है, इसमें अगर आप देखें वो एक्स हो जाएगा माइनस 1 ओवर बी, वो नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल आ जाएगा। मतलब जो रिएक्टेंस है इट विल बी नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टेंस। ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या प्योरली रिएक्टिव सर्किट। प्योरली रिएक्टिव सर्किट वो है जिसमें कोई रेजिस्टर ना हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वो है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर्स ना हो। इनमें ये रिलेशनशिप इस तरह क्या कहते हैं बनता है। अच्छा, इसको मैं वैसे अलहदा से लिख देता हूँ। बेसिकली कहने का बेसिकली मेरा मतलब ये है कि चूंकि आर जो है दैट इज इक्वल टू जी ओवर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एक्स है वो है माइनस बी ओवर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली जो प्योरली रेजिस्टिव है सर्किट, रेजिस्टिव, उसमें बेसिकली एक्स भी जीरो होता है और बी भी जीरो होता है। ठीक है, एक्स भी जीरो बी भी जीरो, तो ये वाली इक्वेशन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तो थोड़ा जीरो इक्वल जीरो आ गया। इस केस में अगर आप देखें
बी को 0 पुट करें तो आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा जी ओवर जी स्क्वायर, इट इज बेसिकली 1/g। और यही हमने डीसी सर्किट के केस में डिस्कस किया था, प्योरली सॉरी डीसी की प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट के केस में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बेसिकली कंडक्टेंस। इसी तरह अगर आप रिएक्टिव सर्किट देखें, प्योरली रिएक्टिव जिसे कहते हैं, प्योरली रिएक्टिव, प्योरली रिएक्टिव में क्या है, प्योरली रिएक्टिव में आर 0 है और जी 0 है, ऊपर वाली तो 0 इक्वल टू 0 होगी, दिस इंप्लाइज एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस बी ओवर बी स्क्वायर विच इज -1/b। ठीक है, तो उसमें रिएक्टेंस विल बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टेंस। तो प्योरली रिएक्टिव में ये रिलेशनशिप आ गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एडमिटेंसेस जो जिस तरह हमने कंडक्टेंसेस को देखा था कि जब ऐसे बाय द वे जो जो सर्किट एलिमेंट्स है तीन, उनकी जो एडमिटेंस है वो भी देख लेते हैं। वाई आर will be equal to 1 over ZR which is 1 over R। ठीक है, और जारी बात है क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता तो इसमें सिर्फ G होगा एलिमेंट, B वाला एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह बाय L वो 1 over ZL, और ZL हमने देखा था वो J ओमेगा L है, तो ये हो जाएगा 1 over J ओमेगा L which is basically equal to माइनस J ओवर ओमेगा L। ठीक है, तो इसमें सिर्फ प्योरली रिएक्टिव पार्ट है, इसमें खाली B है, फिर आप देख लें, इससे हमें ये पता चलता है कि जो B है दैट इज -1 ओवर ओमेगा एल। ठीक है, इसमें इससे हमें पता चलता है 1 ओवर आर से हमें पता चलता है कि जो G है दैट इज 1 ओवर आर। ठीक है, यहाँ B है -1 ओवर ओमेगा एल, और इसी तरह वाई सी जो है वो 1 ओवर जेड सी है विच विल सिंपली बी J ओमेगा सी, which again implies in this case B is equal to omega c। वो G प्लस जे बी जो है उसमें B ओमेगा सी है कैपेसिटर के केस में, इंडक्टर के केस में B -1 ओवर ओमेगा एल है, और रेजिस्टर के केस में B तो 0 है लेकिन G 1 ओवर आर है। ठीक, ये इनकी एडमिटेंसेस हो। एडमिटेंसेस जो हैं उनका भी जो रिलेशनशिप, जिस तरह हमने कंडक्टेंसेस के बारे में देखा था कि अगर कंडक्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हो तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है, और अगर कंडक्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आप कंडक्टेंसेस को ऐड अप करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बनाने की। तो वो जिस तरह वो ये कंडक्टेंस की था, एडमिटेंसेस भी इसी तरह ही होगी कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास n एडमिटेंसेस जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हो, मतलब y1 y2 so yn, तो जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस होगी विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स उसको आप ys कह दें, वो होगी 1 ओवर ys विल बी इक्वल टू 1 ओवर y1 प्लस 1 ओवर y2 एंड सो ऑन टू रीच 1 ओवर yn। क्योंकि वो जिस तरह कंडक्टेंसेस के अंदर उल्ट हिसाब था, तो इम्पिडेंस जिस तरीके से एड अप होते हैं, जिस तरह बिहेव करते हैं, एडमिटेंसेस उसका उलट बिहेव करती है। सीरीज के अंदर इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे, जबकि इम्पिडेंस के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन में रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पैरेलल के अंदर एडमिटेंसेस ऐड अप होंगे, उनके रेसिप्रोकल्स ऐड नहीं होंगे। बहरहाल ये सीरीज कनेक्शन में अगर सीरीज कनेक्टेड हो एडमिटेंसेस तो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। इसके बरक्स अगर पैरेलल कनेक्शन हो एडमिटेंसेस का तो y1 y2 up to n, ये इक्विवेलेंट एडमिटेंस है, इसको आप y पैरेलल कह दें। y पैरेलल विल बी द सम ऑफ दीज y1
plus y2 and so on till you reach y. इक्विवेलेंट एडमिटेंस आ जाएगी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड से। अब इसकी एग्जांपल एक और कर लेते हैं। तो सपोज यू आर गिवन अ सर्किट, मुझे सर्किट गिवन होगा, अब ये सर्किट है, ये डायरेक्टली वो फेजर्स की टर्म्स में और इम्पीडेंसेस की टर्म्स में डायरेक्टली गिवन, ये फायदा है वैसे। ये हमारा रजिस्टर आ गया, उसकी इम्पीडेंस दी हुई है VR इक्वल्स टू 2 ओम। तो ये पैरेलल में दिया हुआ इंडक्टर, उसकी इम्पीडेंस ZL दी हुई है इक्वल टू J4 ओम। ठीक है जी, ये वोल्टेज फेजर यहाँ है और ये इधर करके करंट फेजर है। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन ये कि आपने इस विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स, ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स के विद रिस्पेक्ट आपने इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालनी है और फिर आपने करंट फेजर I भी निकालना है, और आपको जो वोल्टेज फेजर V गिवन है बेसिकली, V जो VS और ये VS है, तो वोल्टेज फेजर VS आपको गिवन है बेसिकली, वो है 60 एंड एंगल 45 वोल्ट्स, यूनिट लगेंगे सर। तो इसमें हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि जो ZR और ZL है, इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग जो एडमिटेंस है पहले वो निकाल लें, और चूंकि फिर ये दो एडमिटेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, हम इनको सिंपली ऐड अप करके इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकाल सकते हैं। तो बैक पेज पे चला जाऊं, तो जो ZR है जी, ये किसी ने हैंड रेज किया है, क्वेश्चन है कोई है? भाई हाथ उठाया है, क्वेश्चन है कोई? नहीं है? चलो मैं दोबारा नहीं पूछ रहा, वरना फिर वो रिकॉर्डिंग में आपके मसला होता है। चलो, तो YR जो है that will be equal to 1 over ZR। बेसिकली वो जो रेजिस्टर है और जो इंडक्टर है उनकी इम्पिडेंसेस गिवन है, तो हम पहले ये कर रहे हैं कि उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एडमिटेंसेस हैं वो हम निकाल रहे हैं, रेजिस्टर की और इंडक्टर की। तो रेजिस्टर की आ जाएगी 1 over ZR विच विल बी 1 over 2 सिमंस। सिमंस का साइन S होता है सर। तो अगर इसकी इक्विवेलेंट हम वो निकाल के इम्पीडेंस निकाल के उसको रेसिप्रोकेट कर दें? नहीं, वो एग्जांपल चूंकि डिमॉन्स्ट्रेट जो हम एडमिटेंस को करना चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ना एग्जांपल, इसलिए और कोई वजह नहीं। ओके सर। हाँ, वो एडमिटेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने की एग्जांपल है ना, बस ये वजह और कोई वजह। तो ये आ जाएगी आपकी रजिस्टर की एडमिटेंस। इसी तरह जो इंडक्टर की एडमिटेंस है YL, वो हो जाएगी 1 over ZL, और वो होगी फिर -J/4 सिम। ठीक, अब हमारे पास ये दो एडमिटेंसेस आ गई हैं। देखिए, एक एडमिटेंस ये है YR और एक एडमिटेंस ये है YL, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो एक तो वैसे ये है कि एडमिटेंसेस, इन दोनों की एडमिटेंस निकालने का फायदा बेसिकली ये है कि फिर इनकी इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, वो सिंपल दोनों का सम होगा। अगर आप इम्पिडेंस की अप्रोच फॉलो करते हैं तो उसमें आपको फिर वो जिस तरह हमने वो 1 over
जेड पी इज इक्वल टू 1/ZR प्लस 1/ZL, वो थोड़ा और जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये सिंपल एडिशन होगी दोनों की, तो इसलिए भी बेसिकली क्या कहते हैं, ये जो इम्पिडेंसेस हैं इनको एडमिटेंस में कन्वर्ट किया है, क्योंकि इम्पिडेंसेस को, सिंगल एलिमेंट की इम्पिडेंसेस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, वो सिंपल 1 ओवर करके। वंस यू कन्वर्ट देम इनटू एडमिटेंसेस, क्योंकि अब ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप उनको इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालने के लिए आपको सिंपली ऐड अप करना पड़ेगा। इम्पिडेंस के लिए आपको उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड अप करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए बेसिकली हमने इम्पिडेंसेस को एडमिटेंस में कन्वर्ट किया। अब चूंकि पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन थी, तो जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस है वो सिंपल सम हो जाए, तो थोड़ा जिसे कहते हैं स्टेप्स जरा इजियर हो जाए। ठीक है। अब ओके यहाँ सर। से, हाँ, अब यहाँ से जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस आती है इन दोनों के मिला के, मतलब ये जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस है जिसको आप वाई पी कहेंगे, जो कि ये वाई आर और ये वाई एल का जो इक्विवेलेंस है, मतलब कि दिस विल बी चेंज इनटू दिस थिंग, जस्ट वन एडमिटेंस वाई पी। वो वाई पी क्या होगी, वो इन दोनों का सम होगा, वो होगी वाई आर प्लस वाई एल, और वो हमारे पास आ जाएगा हाफ माइनस J/4 सिमन। ये आपका वाई पी आ गया, हाफ जो है वो वाई आर है और माइनस J/4 जो वाई एल है। तो वाई पी हमारे पास आ गया। जब वाई पी आ गया, अब हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ओरिजिनल सर्किट तो ये था ना बेसिकली। ठीक है। मतलब अगर आप एडमिटेंसेस को यूज करते हुए भी अगर हम बनाएं, जो हमारा एक्चुअल सर्किट है बेसिकली वो तो ये है ना, ये हमारी प्लस माइनस हो गई यस। ठीक है जी। ये रेजिस्टर हो गया, ये इंडक्टर हो गया। ठीक है। इसकी हमने निकाल ली है वी आर, इसकी हमने निकाल ली है वी एल। ठीक है। अब वो मैं बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ। ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये आ गई वी आर, ये होगी वी एल। ठीक है। और ये आपका फेजर करंट आई। ठीक है जी। ये आपके वो दो टर्मिनल्स, टर्मिनल्स से मेरे को पीछे हैं, करंट से पीछे टर्मिनल्स इधर का, ये दो टर्मिनल्स हैं, ये फेजर करंट आई है। अब इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकाल लिए हमने। ठीक है। अब जो नया सर्किट बन जाएगा बेसिकली वो होगा वी एस, ये हमारे दो टर्मिनल्स, ये करंट फेजर आगे, और आगे एक ही एडमिटेंस है हमारे पास वाई पी। ठीक है। तो अब वी एस आई और वाई पी में क्या रिलेशनशिप होगा, या भी पोलैरिटी आप ये रखें जो इसकी है। तो ओहम्स लॉ कहता था कि वी एस शुड बी इक्वल टू आई टाइम्स जेड पी। ठीक है कि नहीं। लेकिन चूंकि जेड पी इज इक्वल टू 1/वाई पी, जेड पी चूंकि 1/वाई पी के इक्वल है। ठीक है। तो फिर वाई पी आई और वी एस में फिर क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, वो हो जाएगा आई विल बी इक्वल टू व्हाट, वी एस इंटू वाई पी। तो फिर ये हो जाएगा। अगेन ऑफ कोर्स आप पैसिव साइन कन्वेंशन तो आप यूज करेंगे, ये सारी बात है, वो तो डेफिनेट। ठीक है कि नहीं। ये भी पैसिव साइन कन्वेंशन थी, और चूंकि जेड पी 1/वाई पी है, बेसिकली ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो वो पैसिव साइन कन्वेंशन वही यूज, उसी तरह यूज हो गई जिस तरह वो इम्पेडेंस के केस में हो रही थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। बहरहाल आई विल बी इक्वल टू वी एस इंटू वाई पी, तो वो करंट फेजर आई जो है बेसिकली वो आ जाएगा वोल्टेज फेजर टाइम्स ये वाई पी जो भी निकला है। तो यूजिंग दिस, सो आई वुड बिकम, आई फेजर वुड बिकम हाफ माइनस J/4, यह आ गया आपका वाई पी इंटू दी वोल्टेज फेजर जो कि ये है 60 ∠45। ठीक है। और बेसिकली ये जो 60 ∠45 है, ये जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इसकी आइलर फॉर्म है 60e⁻J45। ठीक है। तो उसको पहले आप उसमें क्या कहते हैं, चाहे इसको आप ए प्लस जे बी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या इसको आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर दोनों को कंबाइन कर लो, वो आपकी मर्जी। वैसे बेहतर होता है कि इसको आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद इन दोनों को फिर कंबाइन करना आसान होता है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ।
अच्छा जी। तो तो आप इसको मेरे ख्याल इसको वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इन दोनों को दो टर्म्स अलग फॉर्म में आ जाए उनको फिर कंबाइन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बहरहाल आपको फाइनल आंसर ये आएगा 33.5। इसका जो एंगल होगा वो होगा 18.43 एम्पियर। ये आपके पास आ गया तो उसके बाद फिर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू आई। फेजर जब आ जाए तो फिर आईटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। ओके, वन मोर क्वेश्चन, फिर हम आज का सेशन खत्म करते हैं। अगले जो दो सेशन होने, कल वाला तो होना है और उसके बाद एक और में रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसमें फिर मैं जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं सर्किट एनालिसिस की, वो एसी सर्किट पर कैसे अप्लाई की जाती हैं, वो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो और एग्जांपल दी हुई, ये अच्छी एग्जांपल है, इससे पता चलेगा कि इम्पिडेंसेस को और एडमिटेंसेस को कैसे कंबाइन किया जाता है। एग्जांपल ये है कि हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं ए एंड बी। ठीक है, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स हमने लुकिंग इनटू दीज टू टर्मिनल्स टू द राइट हमने वो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकाली। ठीक है, तो ये 1 ओहम है, ये -j2 ओहम है, ये इम्पिडेंस इनकी दी हुई है। ये जितनी भी अब लेबल मैं कर रहा हूँ ये इम्पिडेंस है। जे सर ये टू बोर्ड थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ये अब ठीक है। जी सर ठीक है। बार मैं बता रहा था कि इन सर्किट की ये जितनी भी मैं अभी लेबलिंग कर रहा हूँ ये इम्पिडेंसेस की लेबलिंग है। ठीक है, जे 4 ओहम हो गया, ये 4 ओहम, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये -j2 ओहम हो गया। उसके बाद 2 ओहम हो गया, j6 ओहम हो गया और -j। अच्छा, अगर आप गौर करें जो कैपेसिटर है ना उसकी इम्पिडेंस जो है ना वो नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव जे के साथ आती है। इंडक्टर की जो इम्पिडेंस है वो प्लस जे के साथ आती है। ये देखिएगा, ये है बेसिकली। वो हमने पीछे भी देखा था कि जो जनरल एक्सप्रेशन था इंडक्टर की इम्पिडेंस का वो था जे ओमेगा है, और कैपेसिटर की इम्पिडेंस का जनरल एक्सप्रेशन क्या था -j/ओमेगा सी। इस वजह से कैपेसिटर की जो इंडक्टेंस है, जो इम्पिडेंस है उसमें -j आता है, इंडक्टर की इम्पिडेंस में +j आता है। ठीक, अब ये अच्छा, इसमें हम ये किया जा सकता है कि हम बारी बारी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएं। ठीक है, पहले हम इसको टैकल कर लें, इतने पार्ट को इतने पार्ट को एक इक्विवेलेंट इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दें। लेकिन उसका बेहतरीन तरीका ये है कि चूंकि ये दो सर्किट एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो बेहतर ये है कि इन दोनों की अपनी अपनी एडमिटेंस निकाल के और फिर इन दोनों की एडमिटेंस को एड अप करके वो जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस आती है उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो इनकी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? मतलब इसको हम अगर देखें तो जैसे ये वाले जो दो सर्किट एलिमेंट्स हैं, अब इसका है -j2 ओहम और इसका है j4 ओहम। इनकी अपनी अपनी एडमिटेंस निकाल के जैसे इसकी एडमिटेंस बनेगी -1/j2 ओहम, ये इसकी एडमिटेंस बनेगी, इसकी बनेगी 1/j4 ओहम। ठीक है, तो, तो इसकी बनेगी -1/j2 ओहम, इसकी बनेगी 1/j4 ओहम।
अब ये दोनों चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इन इस पूरी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन की जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस होगी वो इन दोनों एडमिटेंसेस का सम होगा। तो कहने का मतलब है कि आपके स्टेप्स जो है बड़े आसान हो जाएंगे। तो एक्सक्यूज इनकी मी सर, इक्विवेलेंट जी इससे स्टेप्स आसान तो नहीं होंगे वैसे, वही बात नहीं हो गई? नहीं, वो बात वहां नहीं भी होगी। हम रेसिप्रोकल लेना आसान है ना। अब यहाँ से अगर आप ये डायरेक्ट इम्पिडेंस निकालते हो तो आपको तो करना यही पड़ेगा करते। 1/z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/-j2 ओम प्लस 1/j4 ओम। इसको सिंपलीफाई करना ज्यादा जरा थोड़ा सा ट्रिकी होगा ना कि आप सिंपल रेसिप्रोकल्स को हैंडल करें। अभी तो आपको एक सिंपल रेसिप्रोकल्स को हैंडल करना पड़ेगा कि -1/j2 होम फिर 1/j4 होम। ठीक है, अब जैसे ये जो है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -j क्या कहते हैं ओवर 4 पॉइंट ओम। टू फाइव। हाँ ठीक है। अब हाँ, और ये बन जाएगा j/2 ओम। तो j/2 ओम प्लस और -j/4 ओम, इनको ऐड अप करना आसान है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक। ये बेसिकली बात है ना बेसिकली। ठीक है, तो आपके स्टेप्स आसान हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनकी इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकाल लें और फिर रेसिप्रोकल ले लें तो इनकी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस आ जाएगी। ठीक है, जब इस पूरे पार्ट की इक्विवेलेंट इम्पिडेंस आ जाती है तो उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना चाहिए, फिर ये इम्पिडेंस और इस पूरे ये जो सब ब्लॉक है इसकी जो इम्पिडेंस है वो क्या है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब इनकी इम्पिडेंसेस को डायरेक्टली ऐड अप किया जा सकता है। जो सीरीज में कनेक्टेड है क्या कहते हैं सर्किट एलिमेंट्स या सब ब्लॉक्स, उनकी इम्पिडेंसेस को डायरेक्टली ऐड अप कर दें। जो सब ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं उसमें पहले उन सब ब्लॉक्स की इंडिविजुअल एडमिटेंस निकाल के उनकी इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालने के लिए उनकी एडमिटेंसेस को ऐड अप करें। जब इक्विवेलेंट एडमिटेंस आ जाती है तो उसका रेसिप्रोकल लें तो ओवरऑल इक्विवेलेंट इंपिडेंस आ जाएगी। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो जैसे अब इसकी जब इक्विवेलेंट इंपिडेंस आती है तो उसमें 4 और j2 हम ऐड करके इस पूरे ब्लॉक की इक्विवेलेंट इंपिडेंस आ जाएगी आपके पास, ये जो पूरा ब्लॉक है। अब ये जो पूरा सब ब्लॉक है ये इस सब ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है इन पैरेलल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम ये करेंगे कि ये क्योंकि ये सब ब्लॉक विद इन सेल्फ सीरीज कनेक्शन है 3 इंपिडेंसेस का, तो पहले तो इस सब ब्लॉक की ओवरऑल इंपिडेंस निकालें ना, वो तो इन तीनों इंपिडेंसेस का सम हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली फिर 2 सब ब्लॉक्स होंगे। अगेन वही वाला केस आ जाएगा कि एक हमारे पास ये सब ब्लॉक है, इसमें ये रेजिस्टर है, इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, और यहां हम अपने सब ब्लॉक की इक्विवेलेंट इंपिडेंस ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं पिछले पार्ट में। तो पहले हम इन तीनों की इंपिडेंसेस को ऐड अप करके इस पूरे सब ब्लॉक की इक्विवेलेंट इंपिडेंस निकाल लेते हैं। तो इवेंचुअली फिर हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा कि एक ये इक्विवेलेंट इंपिडेंस वाला पार्ट है, एक ये इक्विवेलेंट इंपिडेंस वाला पार्ट है, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो अब इन दोनों की इक्विवेलेंट इंपिडेंस निकालने के लिए फिर वही वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसकी एडमिटेंस निकालें, इसकी एडमिटेंस निकालें, इन दोनों एडमिटेंसेस को ऐड अप करें तो इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन की इक्विवेलेंट एडमिटेंस आएगी, उसका रेसिप्रोकल लें तो इक्विवेलेंट एडमिटेंस आ जाएगी। बात समझने में क्या कह रहा हूं? यस सर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन फिर किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ ये टर्मिनल ए है, यहाँ टर्मिनल बी है, इधर हमारे पास ये ऊपर रेजिस्टर है और ये नीचे हमारे पास कैपेसिटर है और ये ऐसे। तो इन दोनों को हटा के तो इक्विवेलेंट इंपिडेंस जब आ जाएगी ऐसे, इवेंचुअली आपका सर्किट ये बन जाएगा। अब यहाँ फिर वो वही वाला काम करें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसकी एडमिटेंस निकालें, इसकी एडमिटेंस निकालें, दोनों एडमिटेंसेस को ऐड अप करें इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालने के लिए, और फिर रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास इसकी भी इक्विवेलेंट इंपिडेंस आ जाएगी। तो इवेंचुअली फिर हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, ये इंपिडेंस होगी और यहाँ एक इंपिडेंस होगी, और उसके बाद फिर आप ये सीरीज में आ गई है, इन दोनों इंपिडेंसेस को ऐड अप करेंगे तो इवेंचुअली सर्किट फिर ये बन जाएगा हैविंग जस्ट वन इंपिडेंस। ठीक होगी बात, ये इस तरह चलेगा का। तो मैंने आपको मेन आइडिया दे दिया, बुक में ये सॉल्व हुई गई एग्जाम्पल, आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी एग्जाम्पल, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। अच्छा, तो सेक्शन 8.6 है फेजर डायग्राम्स,
मैं वक्त की किल्लत की वजह से वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। वैसे मैंने आपको फेजर डायग्राम के बारे में थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स का ब्रीफ सा एक क्या कहते हैं डिस्कशन आपके साथ कर ली थी। 8.6 को अगर आप खुद से देखना चाहें देख लें। मैं वक्त की किल्लत की वजह से 8.6 डिस्कस नहीं करूंगा। अब अगले 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम फिर देखेंगे कि ये बेसिक एनालिसिस यूजिंग किरचॉफ्स लॉज 8.7 सेक्शन जो है वो इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज हमारा सेशन अब ओवर है, ये डन फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मेरे। सर ये चैप्टर 7 के अंदर पल्स रिस्पॉन्स नहीं हमने उसको देखा था हाँ तो। नहीं किया यार, वो वक्त की किल्लत की वजह से नहीं किया पल्स हाँ रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन वो आएगा लेकिन उसमें मिड फाइनल्स में। नहीं नहीं, जो नहीं कराया वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो पल्स रिस्पॉन्स में कोई नई बात तो नहीं है उसमें सच। उसमें कोई नई टेक्निक है सच तो कोई नहीं डिस्कस हुई भी। वो तो ठीक है सिर्फ सर। ये है कि आपने स्टेप फंक्शन को यूज करते हुए आपने बेसिकली क्या कहते हैं स्टेप फंक्शन को यूज करना है पल्स 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 रिस्पॉन्स को, या ऐसा फंक्शन जो कि क्या कहते हैं या तो किसी खास टाइम पॉइंट के बाद शुरू होता है या किसी खास टाइम इंटरवल में कन्फाइंड है, तो उसके लिए आप स्टेप फंक्शंस या उसके शिफ्टेड वर्जन्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सच काइंड ऑफ सिग्नल्स। उसमें सिर्फ ये है बेसिकली, उसमें कोई नई ऐसा टेक्निक तो डिस्कस नहीं हुई भी। मेरी नजर से कोई नई टेक्निक तो उसमें से कोई नहीं गुजरी। यस सर, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो बहरहाल वो नहीं कराया तो वो एग्जाम में नहीं आएगा फिर, सारी बात जो नहीं हो सका। मैंने एक तो ये कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा स्केड्यूल भी हमारा डिस्टर्ब हुआ था, तो मैंने बस ये मेक श्योर किया कि जो टेक्निक्स हैं सारी ना वो एटलीस्ट कोई रह ना जाए। जितनी भी टेक्निक्स इस कोर्स में कवर होती है वो सारी हम कवर कर लें। वो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो हमने स्किप की हो। आई डोंट थिंक सो। टेक्निक्स हमने सारी डिस्कस कर ली। बाकी वो जो आप लोगों का एक था कंसर्न कि जी वो क्वेश्चंस डिस्कस करने, तो यार क्वेश्चंस अब बुक की जो एग्जांपल्स हैं वही डिस्कस करने में सारा लेक्चर गुजर जाता है। आपके सामने ही है, तो अब आप खुद ही बताएं फिर कि एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने का कहाँ टाइम मिलेगा। 1-2 घंटे का लेक्चर होता था, 1 घंटे का लेक्चर होता था। थ्योरी समझाने में और एग्जांपल्स करने में सारा टाइम गुजर जाता है। तो आई डोंट नो, और एग्जांपल्स डिस्कस करना जरूरी होती है क्योंकि उनमें बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मैं क्लास में डिस्कस ना करूं तो बहुत से स्टूडेंट को समझने में भी मसला होता है। ये भी नहीं कह सकते कि एग्जांपल डिस्कस ना करें, एग्जांपल डिस्कस करना जरूरी होती है। तो उसका हल मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मुझे हैरत है कि आप लोगों की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। मैं पता नहीं कितनी मरतबा आप लोगों से पूछ चुका हूँ। कभी आप लोग मुझे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दें, उसके ऊपर हम कोई अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस कर लेंगे। मैं तो पता नहीं पिछले 2 महीने से आपको ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया मुझे। तो सर मैं साथ साथ कर रहा हूँ सर एक्सरसाइज की क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन इतना नहीं है कि समझ ना आए, मैं तो हो रहे हैं कवर साथ साथ। चलो ये आपका एक्सपीरियंस ऐसा है, लेकिन बाकी स्टूडेंट से भी पूछे ना। क्लास में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है बेसिकली। आपके जो दोनों सेक्शंस के सीआर हैं उनको मैंने कहा था कि बेसिकली जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको भी तो देखना पड़ता है, सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स की बात तो नहीं। चले बाहर अगर तो आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया जवाब, तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, गुड इनफ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। सर जी सर जैसे इतने क्वेश्चंस होते हैं सारे, हमारा सारा मतलब इतना हम सॉल्व करके लेकिन हल्का आंसर आगे पीछे हो जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर ज़्यादा, या हमारा मेन एनालिसिस टेक्निक दिख जाती है? नहीं, फर्क किस चीज में आप पूछ रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू सर से फर्क? मार्क्स में वगैरह में, या बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर? यार मार्क्स अजीब मार्क्स का बुत बनाया नहीं नहीं फर्क पड़ेगा यार, पार्शियल मार्क्स कट जाएंगे, टेंशन ना लो क्या। अच्छा हाँ सर, वो भी देखना पड़ता है ना फिर आगे। यार बस मार्क्स जो है ना ये देखिए, मार्क्स मैंने ही देने, मैं इतना मार्क्स के मामले में को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। एज लॉन्ग एज आपकी अप्रोच ठीक है तो मैं
60 to 70% मार्क्स वैसे ही दे देता हूँ। Thank you. फाइनल आंसर करेक्ट हो या ना हो वो इतना मैटर नहीं करता। सर ये काफी टेंशन खत्म हो हाँ, गई। अप्रोच आपकी बात का क्विज हुआ था, उसमें क्या मार्क्स का जो जी हमारा लास्ट टाइम क्विज हुआ था इसी का, उसके मार्क्स हमें कैसे पता चलेंगे? वो क्विज वो मिस जैनब ने क्विज के मार्क्स शेयर नहीं किए आपके साथ? नो सर, अभी तक तो नहीं पता चले। तो चलो यार वो बीच काफी में अर्सा हो ब्रेक आ गया। गई थी, वो कर लेंगे आपके साथ। मैं मिस जाना से कहूंगा वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं। लेकिन क्विजेस जो है वो मिस जाना भी चेक कर रही है, तो वो अब मिस जाना जिस तरीके से चेक करेंगी वो आप फिर उनसे पूछें जाके। मैंने उनको फ्री हैंड दिया है। जो एग्जाम्स होंगे उनकी ग्रेडिंग चूंकि मेरे जिम्मे है, तो उसमें तो मैं कह सकता हूँ कि मैं लीनियंसी दिखाऊंगा, जो मेरा तरीका है ग्रेड करने का। क्विजेस जो है मिस जाना भी ग्रेड करेंगे, तो फिर आप उन्हीं से डिस्कस करें कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया। मैंने उनको फ्री हैंड दिया है, ठीक है? Okay, sir. Thank you. ठीक है, कोई और क्वेश्चन? No, sir. चलें ठीक है।